हर सुबह जब बाजार खुलता है तो लाखों स्क्रीन्स पर एक जंग शुरू होती है। ये जंग है हरे और लाल रंग की, उम्मीद और डर की, एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। एक आम निवेशक के लिए ये सब कुछ एक शोर जैसा लगता है, एक बड़ा सा कैसीनो जहां सब कुछ बस किस्मत का खेल है, एक ऐसी उलझी हुई पहेली जिसका कोई सिरा हाथ ही नहीं आता। लेकिन क्या हो अगर इस शोर के नीचे, इस ऊपर ऊपर दिख रही अफरा तफरी के पर्दे के पीछे बाजार एक गुप्त भाषा में बात करता हो, एक ऐसी भाषा जो टीवी की हेडलाइंस या व्हाट्सएप पर आने वाली टिप्स से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के बहाव से बनी है, कैपिटल के फ्लो से। यही बाजार का असली, गहरा और अनदेखा सच है। और आज हम इसी पर्दे को हटाने वाले हैं। हम इस भाषा को, इस गहरे कोड को साथ मिलकर डीकोड करेंगे। हमारी ये पड़ताल शुरू होगी बाजार के उस झूठे भ्रम से जो हमें हर रोज देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं मार्केट का झूठा केओस। इसके बाद हम उस असली और अदृश्य ताकत को समझेंगे जो बाजार की हर एक चाल को तय करती है, और वो है कैपिटल फ्लो, यानी पूंजी का प्रवाह। फिर हम सिर्फ थियोरी में नहीं रहेंगे बल्कि आज के लाइव बाजार का एक गहरा विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि पैसा असल में कहां से निकलकर कहां जा रहा है। और सबसे जरूरी सवाल, ऐसा क्यों हो रहा है? हम स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस की प्लेबुक को खोलेंगे कि वो कैसे सोचते हैं और कैसे वो हमसे और आपसे हमेशा 4 कदम आगे रहते हैं। और अंत में मैं आपके साथ वो फ्रेमवर्क, वो टूलकिट शेयर करूंगा जिससे कोई भी एक फ्लो रीडर बन सकता है, जो बाजार के शोर को नहीं बल्कि उसके संकेतों को पढ़ता है। चलिए आज के बाजार के सीन में सीधे उतरते हैं। स्क्रीन पर जो कहानी चल रही है वो पहली नजर में किसी को भी कंफ्यूज कर सकती है। एक ऐसी कहानी जो विरोधाभासों से, कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि पूरा बाजार या तो एक साथ ऊपर जाएगा या फिर एक साथ नीचे गिरेगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा लेयर्ड और दिलचस्प है। और यही जटिलता, यही विरोधाभास है जो ज्यादातर रिटेल निवेशकों को एक जाल में फंसाता है, उन्हें गलत समय पर गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है और उन्हें हमेशा इस गेम में पीछे रखता है। आज हम इसी भ्रम की परत तो खोलने जा रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर लाल निशान में है। वो कंपनियां जो देश की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाती हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था का पहिया माना जाता है, उनके स्टॉक्स आज नीचे जा रहे हैं। इसका असर सिर्फ कार बनाने वाली कंपनियों पर नहीं बल्कि सोचिए, स्टील बनाने वालों पर, टायर बनाने वालों पर और हजारों छोटी बड़ी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर पड़ता है। ठीक इसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर भी जबरदस्त दबाव में है। बैंक और एनबीएफसीज जो हमारी इकोनॉमी की नसें हैं, जहां से बिजनेस के लिए खून यानी पैसा पहुंचता है, वो भी आज कमजोर दिख रहे हैं। इन दोनों को साइक्लिकल सेक्टर कहते हैं, यानी वो सेक्टर जो अर्थव्यवस्था के अच्छे दिनों में सबसे तेज दौड़ते हैं और बुरे दिनों में सबसे पहले थककर बैठ जाते हैं। इन्हें देखकर कोई भी यही सोचेगा कि बाजार का मूड बेहद खराब है, शायद अर्थव्यवस्था को लेकर कोई बड़ी चिंता है। एक आम निवेशक के लिए यह बेचने का एक सीधा सीधा सिग्नल है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जैसे ही हम अपनी नजरें स्क्रीन पर थोड़ा और घुमाते हैं, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दवाइयां और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां आज चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी हैं, बल्कि उनमें तो अच्छी खासी तेजी है। जहां ऑटो और फाइनेंस जमीन पर हैं, वहीं फार्मा में जैसे पैसा बरस रहा है। ये एक सीधा खुला विरोधाभास है। ये कैसे हो सकता है? अगर अर्थव्यवस्था को लेकर सच में कोई चिंता है तो सब कुछ क्यों नहीं गिर रहा? अगर निवेशक डरे हुए हैं और अपना पैसा निकाल रहे हैं तो फिर वो पैसा आखिर जा कहां रहा है? ये कैसे संभव है कि एक ही समय में बाजार के कुछ हिस्से डूब रहे हों और कुछ हिस्से आसमान छू रहे हों? यही वो एक सवाल है जो एक औसत निवेशक को पूरी रात जगाए रखता है और सुबह उससे वो गलत ट्रेड करवाता है, जिसका उसे बाद में अफसोस होता है। तो यहां हम उस सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं जिसने लाखों करोड़ों निवेशकों को सालों से परेशान किया है। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है? क्या बाजार की ये चालें पूरी तरह से रैंडम हैं, जैसे हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता जिसका कोई अगला ठिकाना नहीं? या फिर इस सतह के नीचे कोई गहरा छिपा हुआ तर्क काम कर रहा है? एक ऐसा छिपा हुआ लॉजिक, एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे बड़े खिलाड़ी, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो तो समझते हैं, लेकिन आम निवेशक उसे कभी देख नहीं पाता। इस एक सवाल का जवाब ही बाजार में दौलत बनाने और अपनी मेहनत की कमाई गंवाने के बीच का फासला तय करता है। अब हम उस पर्दे को हटाने जा रहे हैं जिसके पीछे बाजार का असली खेल, असली ड्रामा चलता है। वो भ्रम की बाजार रैंडम है, आज हमेशा के लिए टूटने वाला है। क्योंकि इस बात को समझना होगा कि बाजार को टीवी की हेडलाइंस, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स या व्हाट्सएप पर आने वाले टिप्स नहीं चलाते। ये सब सिर्फ शोर है, शॉर्ट टर्म नॉइज। बाजार को सिर्फ एक और सिर्फ एक ही अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली ताकत चलाती है, और वो है कैपिटल
यानी पैसा, बड़ा पैसा। और ये समझना कि यह पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और कितनी देर तक वहां रुक सकता है, यही बाजार को समझने की असली चाबी है। इस एक लाइन को अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। बाजार रैंडम नहीं है, बाजार अराजक नहीं है। ये एक बेहद व्यवस्थित लॉजिकल सिस्टम है। इसकी हर बड़ी चाल के पीछे एक वजह होती है, एक कारण होता है। जो हमें ऊपर से शोर लगता है वो असल में एक सिम्फनी है, एक संगीत है, अगर हम उसे सुनने और समझने की कला सीख जाएं। लोग कहते हैं कि खबरें बाजार चलाती हैं, ये आधा सच है। खबरें और भावनाएं शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव ला सकती हैं, वो समंदर की सतह पर लहरें पैदा कर सकती हैं, लेकिन बाजार का असली ट्रेंड, उसकी असली दिशा हमेशा और हमेशा कैपिटल के फ्लो से तय होती है। कैपिटल का फ्लो वो समंदर की गहरी धारा है जो तय करती है कि लहरें आखिर किस दिशा में जाएंगी। इस एक विश्वास के बिना कोई भी निवेशक हमेशा लहरों में फंसा रहेगा, धारा की ताकत को कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो आखिर ये कैपिटल फ्लो है क्या? इसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बुद्धिमान नदी की तरह सोचिए। ये पैसा कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा बहता रहता है, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने की ओर, एक एसेट क्लास से दूसरे में। कभी यह स्टॉक मार्केट से निकलकर सुरक्षित समझे जाने वाले सरकारी बॉन्ड्स में चला जाता है, तो कभी बॉन्ड से निकलकर महंगाई से बचाने वाले सोने में, एक देश से दूसरे देश में। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो यही पैसा भारत जैसे उभरते बाजारों से निकलकर वापस अमेरिका की सुरक्षा में चला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। यह नदी अंधी नहीं है, यह हमेशा उस रास्ते पर बहती है जहां उसे सबसे ज्यादा रिटर्न और सबसे कम जोखिम का संगम दिखाई देता है। यह एक जीवित, सांस लेती हुई ताकत है जो लगातार अवसरों को सूंघती रहती है और चुपचाप उस तरफ बहने लगती है। और कैपिटल फ्लो का ये मूवमेंट, पैसे की नदी का ये बहाव बेतरतीब या अचानक नहीं होता। ये एक अनुमानित, लगभग तय रास्ते पर चलता है, जिसे फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं सेक्टर रोटेशन। इसका मतलब है कि पैसा एक सेक्टर से, जो अपनी बुल रन पूरी कर चुका है, जिसकी ग्रोथ की कहानी अब पुरानी हो चुकी है और जो वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा हो गया है, वहां से निकलकर उस सेक्टर की ओर बहना शुरू कर देता है जो अभी तक नजरअंदाज किया गया है, जिसकी कीमत कम है और जिसमें भविष्य में विकास की एक नई मजबूत कहानी बन रही है। ये एक चक्र है, एक साइकिल। जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी, बारिश, सर्दी, वैसे ही अर्थव्यवस्था के चरण भी बदलते हैं। और अर्थव्यवस्था के हर चरण के साथ पैसे की ये नदी भी अपना रास्ता बदलती है। जैसे जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही हो तो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, सीमेंट और बैंकों में जाता है। जब इकोनॉमी सुस्त पड़ जाती है तो यही पैसा दवाइयों और एफएमसीजी जैसे सुरक्षित सेक्टरों में पनाह लेता है। ये चक्र बार बार दशकों से दोहराया जा रहा है। तो सवाल ये है कि पैसे की ये नदी अपना रास्ता कैसे तय करती है? कौन से वो सिग्नल हैं जो इसे बताते हैं कि अब मुड़ने का वक्त आ गया है? इसके 3 सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली चालक हैं। पहला है मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी बड़ी तस्वीर। इसमें ब्याज दरें, कच्चे तेल की कीमतें, महंगाई का स्तर और जियोपॉलिटिकल तनाव जैसी चीजें शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो रियल एस्टेट और ऑटो जैसे सेक्टर जो लोन पर बहुत निर्भर करते हैं, उन पर सीधा दबाव आता है। दूसरा है लिक्विडिटी, यानी बाजार में कितना पैसा आ रहा है या जा रहा है। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है FII और DII का डेटा। जब विदेशी निवेशक हजारों करोड़ रुपए निकाल रहे होते हैं तो ये एक चेतावनी का संकेत है कि ग्लोबल लिक्विडिटी कम हो रही है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, है अर्निंग्स विजिबिलिटी, यानी आने वाले 1-2 सालों में किस सेक्टर की कंपनियों के मुनाफे में सबसे तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है। पैसा हमेशा भविष्य के मुनाफे की कहानी खरीदता है, अतीत के प्रदर्शन की नहीं। ये तीनों कारक मिलकर सेक्टर रोटेशन की दिशा और गति तय करते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है इस ज्ञान को असली दुनिया में लागू करने का। अब हम एक वित्तीय जासूस की तरह काम करेंगे और आज यानी अप्रैल 2026 के बाजार में मौजूद सबूतों का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि मैक्रो डेटा हमें क्या बता रहा है और ये डेटा किस तरह से पैसे के बहाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे कुछ सेक्टर हीरो बन रहे हैं और कुछ जीरो। ये एक लाइव केस स्टडी है, ये समझने के लिए कि सेक्टर रोटेशन सिर्फ किताबों में कैसा दिखता है और आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पर असल में कैसे काम करता है। हमारी जांच की मेज पर 3 मुख्य सुराग हैं और हमें हर एक को गहराई से समझना होगा। पहला सुराग, कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, इसका मतलब है कि पेंट बनाने वाली कंपनी का रॉ मटेरियल महंगा होगा, हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनी का फ्यूल महंगा होगा, लॉजिस्टिक्स कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा,
यानी अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से के लिए प्रॉफिट मार्जिन पर यह एक सीधा हमला है। इसीलिए इसका असर साइक्लिकल सेक्टर पर सबसे ज्यादा होता है। दूसरा सुराग FII फ्लो। अप्रैल के महीने में विदेशी संस्थागत निवेशक अरबों डॉलर भारतीय बाजार से निकालकर ले गए हैं। ये एक रिस्क ऑफ व्यवहार का साफ संकेत है। इसका मतलब है कि बड़े ग्लोबल फंड्स अभी जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। वे सुरक्षित पनाहगाह ढूंढ रहे हैं। तीसरा सुराग जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है, भारत का PMI 58.3 है। 50 के ऊपर कोई भी रीडिंग एक्सपेंशन दिखाती है और 58.3 एक बहुत मजबूत आंकड़ा है। यह दिखाता है कि विदेशी माहौल भले ही खराब हो, लेकिन भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की फैक्ट्रीज अभी भी तेजी से उत्पादन कर रही हैं और डोमेस्टिक डिमांड काफी मजबूत है। इन तीनों मैक्रो सुरागों का नतीजा बाजार के परफॉर्मेंस में शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। ये चार्ट आज की हकीकत को बयान कर रहा है। पहली बार फार्मा सेक्टर, जो एक क्लासिक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, यानी ऐसा सेक्टर जिसकी जरूरतें इकोनॉमी के हाल पर निर्भर नहीं करती, वो मजबूती दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जब अनिश्चितता होती है तो लोग दवाइयां खरीदना बंद नहीं करते। ये एक जरूरत है। दूसरी बार ऑटो सेक्टर, जो कच्चे तेल की कीमतों और ब्याज दरों दोनों के प्रति बेहद संवेदनशील है, साफ तौर पर कमजोर है। और तीसरी बार IT सेक्टर एक संक्रमण, एक ट्रांजिशन के दौर में है। एक तरफ ग्लोबल मंदी की आहट से उनके क्लाइंट्स बजट कम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया बूम भविष्य की एक बड़ी उम्मीद जगा रहा है। ये चार्ट रैंडम नहीं है, ये उन मैक्रो फैक्टर्स का सीधा प्रतिबिंब है जिनकी हमने अभी जांच की। अब हम इन सभी डॉट्स को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाते हैं। ऊंचा तेल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ये दोनों मिलकर ऑटो और फाइनेंशियल जैसे हाई बीटा यानी ज्यादा जोखिम वाले इकोनॉमी सेंसिटिव सेक्टरों पर दोहरा दबाव बना रहे हैं। लेकिन मजबूत PMI आंकड़ा हमें यह भी बता रहा है कि भारत की घरेलू कहानी अभी भी मजबूत है। इसलिए कंजम्पशन से जुड़े कुछ डोमेस्टिक सेक्टर शायद अच्छा प्रदर्शन करें। और इन सबके ऊपर दुनिया में चल रहा भू राजनैतिक तनाव निवेशकों को सुरक्षा की तलाश में धकेल रहा है। और शेयर बाजार में सुरक्षा का मतलब है डिफेंसिव सेक्टर, जैसे कि फार्मा और FMCG। तो अब यह बिल्कुल साफ है कि पैसा साइक्लिकल से निकलकर डिफेंसिव में क्यों जा रहा है। ये पैनिक सेलिंग नहीं है, ये रैंडम नहीं है, ये एक सोचा समझा तार्किक कैपिटल रोटेशन है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। बाजार के इस खेल में, इस शतरंज की बिसात पर मोटे तौर पर दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ है स्मार्ट मनी, यानी बड़े संस्थागत निवेशक, हेज फंड्स और वो लोग जो बाजार को असल में चलाते हैं। उनके पास गहरी रिसर्च टीम्स होती हैं, बड़े बड़े एल्गोरिथम्स होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास धैर्य होता है। दूसरी तरफ है रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी हम जैसे आम लोग, जो अक्सर भावनाओं, खबरों और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के आधार पर अपने फैसले लेते हैं। इन दोनों के सोचने और काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। अगर इस खेल में टिके रहना है या जीतना है तो यह समझना होगा कि स्मार्ट मनी कैसे सोचता है और वो हमसे हमेशा 2 कदम आगे क्यों रहता है। इस स्लाइड पर इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है और यह बाजार का सबसे बड़ा सच है। स्मार्ट मनी तब एक सेक्टर में पैसा लगाना शुरू करता है जब वो पूरी तरह से बोरिंग और नजरअंदाज किया हुआ होता है, जब कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा होता, जब उसके पिछले 2 साल के रिटर्न बेहद खराब होते हैं। वे चुपचाप धीरे धीरे महीनों तक अपने शेयर जमा करते हैं, जिसे एक्यूमुलेशन कहते हैं, ताकि किसी को भनक तक न लगे। जब सेक्टर में कोई पॉजिटिव खबर आती है और स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो वे अपनी पोजीशन को और बढ़ाते हैं। और वे बाहर कब निकलते हैं? जब उस सेक्टर के बारे में हर अखबार में, हर टीवी चैनल पर हेडलाइन होती है, जब हर कोई उस सेक्टर का एक्सपर्ट बन जाता है, जब उसका प्रचार और उत्साह अपने चरम पर होता है। इसके ठीक विपरीत रिटेल निवेशक उस अच्छी खबर को सुनने के बाद मैदान में उतरता है। वह उस रॉकेट का पीछा करता है जो पहले ही काफी उड़ान भर चुका है। वह तब खरीदता है जब उत्साह और प्रचार अपने पीक पर होता है। और नतीजतन जब स्मार्ट मनी अपना माल ऊंची कीमतों पर बेचकर बाहर निकल रहा होता है और अगले बोरिंग सेक्टर की तलाश में जाता है, तो रिटेल निवेशक अक्सर सबसे ऊंची कीमत पर फंस जाता है। हर सेक्टर एक जीवन चक्र से गुजरता है और ये चक्र बार बार दोहराया जाता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ग्रीन एनर्जी सेक्टर। पहला चरण इग्नोर्ड। सालों तक ये सेक्टर सिर्फ सरकारी फाइलों और कॉन्फ्रेंस की बातों में था। किसी निवेशक को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। स्टॉक सालों तक एक ही रेंज में पड़े रहे। दूसरा चरण एक्यूमुलेशन। स्मार्ट मनी को यह साफ दिखता है कि भविष्य में क्लाइमेट चेंज की वजह से इस सेक्टर में पैसा आएगा। वो चुपचाप सबसे सस्ती कीमतों पर बेस्ट कंपनियों में हिस्सेदारी जमा करना शुरू कर देते हैं। चार्ट्स पर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है लेकिन कीमत ज्यादा नहीं बढ़ती। तीसरा चरण
ब्रेकआउट। सरकार एक बड़ी सोलर पॉलिसी की घोषणा करती है और सेक्टर की लीडर कंपनी का स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई को बड़े वॉल्यूम के साथ तोड़ देता है। अब मीडिया का ध्यान इस पर जाता है। चौथा चरण, मोमेंटम। अब हर कोई ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है। टीवी पर एक्सपर्ट्स इसे अगला मल्टी बैगर बता रहे हैं। रिटेल निवेशक फोमो में आकर भीड़ में शामिल हो जाते हैं। कीमतें तेजी से वर्टिकली ऊपर जाती हैं और अंत में पांचवा चरण, डिस्ट्रीब्यूशन। यहां सबसे ऊंची कीमतों पर जब उत्साह चरम पर होता है, स्मार्ट मनी अपना जमा किया हुआ माल धीरे धीरे रिटेल निवेशकों को बेचकर अपना कई गुना का मुनाफा लेकर बाहर निकल जाता है और फिर एक नए इग्नोर्ड सेक्टर की तलाश में चला जाता है। अब तक हमने सिद्धांत, मनोविज्ञान और लाइव उदाहरण को समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इन पूंजी के प्रवाह को कैसे पहचाना जा सकता है, वो भी तब जब स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन कर रहा हो। इस खंड में मैं एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने योग्य फ्रेमवर्क, एक जासूस की टूलकिट देने जा रहा हूं, जिससे स्मार्ट मनी के कदमों के निशान पहचानना शुरू किया जा सकता है। ये एक निष्क्रिय दर्शक से जो सिर्फ खबरें देखता है, एक सक्रिय विश्लेषक में बदलने का रास्ता है जो फ्लो को पढ़ता है। फ्लो एनालिसिस के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी सापेक्ष शक्ति। इसका सीधा सा मतलब है ये पहचानना कि कौन से सेक्टर मुख्य इंडेक्स जैसे निफ्टी से लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, अगर निफ्टी पिछले 3 महीने से सपाट है, लेकिन उसी दौरान निफ्टी फार्मा इंडेक्स 15% ऊपर गया है, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक क्लासिक उदाहरण है। ये साफ संकेत है कि पैसा बाकी बाजार से निकलकर फार्मा में जा रहा है। दूसरा स्तंभ है वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हैं, उनके कदमों के निशान। जब कोई स्टॉक या सेक्टर बिना किसी बड़ी खबर के सामान्य से 5-10 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होने लगे और कीमत भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकने लगे, तो ये एक्यूमुलेशन का एक बहुत बड़ा संकेत है। बड़े खिलाड़ी माल उठा रहे हैं। और तीसरा स्तंभ है प्राइस स्ट्रक्चर। चार्ट का विश्लेषण करके ये देखना कि क्या कोई सेक्टर एक लंबा बेस बना रहा है, यानी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, जो एक एक्यूमुलेशन का संकेत है, और फिर उस बेस से बाहर निकलकर एक क्लियर अपट्रेंड शुरू कर रहा है, जिसमें हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं। ये तीनों स्तंभ जब एक साथ एक ही दिशा में इशारा करते हैं, तो ये एक बहुत शक्तिशाली संकेत होता है कि कैपिटल का फ्लो उस सेक्टर में आ चुका है। इस पूरे विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य सोच को, मानसिकता को बदलना है। पुरानी मानसिकता है स्टॉक पिकर की। वो ये सवाल पूछता है, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। वो अपना सारा समय और ऊर्जा 5000 कंपनियों में से एक विजेता को खोजने में लगाता है। ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है, जिसमें अक्सर बड़े ट्रेंड को, पूरी इंडस्ट्री में चल रही हवा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। नई और ज्यादा शक्तिशाली मानसिकता है फ्लो रीडल की। वो ये नहीं पूछता कि कौन सा स्टॉक चलेगा, वो पूछता है पैसा कहां जा रहा है। वो पहले मैक्रो ट्रेंड्स और सेक्टोरल स्ट्रेंथ को समझता है। वो पहले सबसे मजबूत भूसे के ढेरों की पहचान करता है, यानी वो 3-4 सेक्टर जहां पैसा सबसे तेजी से आ रहा है, और फिर अपनी सुई सिर्फ उन ढेरों में खोजता है। यह बाजार की सबसे बड़ी ताकत, पूंजी के प्रवाह के खिलाफ लड़ने की बजाय उसकी सवारी करने का, उसके साथ बहने का तरीका है। इस एक वाक्य में इस पूरी चर्चा का सार, इसका निचोड़ छुपा है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। मल्टी बैगर स्टॉक अकेले अलग थलग पैदा नहीं होते, वे मल्टी बैगर सेक्टरों की कोख से पैदा होते हैं। एक ऐसा स्टॉक खोजना लगभग असंभव है जो 10 या 20 गुना बढ़ जाए जबकि उसका पूरा सेक्टर कमजोर हो या गिर रहा हो। असली बड़ी दौलत तब बनती है जब एक ऐसे सेक्टर की पहचान होती है जिसमें एक मजबूत टेलविंड है, जहां सरकार की नीतियां सपोर्ट कर रही हैं, जहां अर्निंग्स ग्रोथ मजबूत है और जहां स्मार्ट मनी लगातार पैसा लगा रहा है। जब पूरा सेक्टर दौड़ रहा होता है, जब उस सेक्टर में हवा भरी होती है, तो उस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स भी रॉकेट बन जाते हैं। इसलिए अगला मल्टी बैगर स्टॉक खोजने से पहले हमेशा अगला मल्टी बैगर सेक्टर खोजें। तो चलिए शुरुआत में वापस चलते हैं, जो बाजार हमें आज सुबह इतना कंफ्यूजिंग लग रहा था, जहां ऑटो गिर रहा था और फार्मा बढ़ रहा था, वो असल में कंफ्यूज्ड नहीं है। वो एक ट्रांजिशन के दौर में है, एक बदलाव के दौर में। ये बाजार हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि वो पुराने लीडर्स को छोड़कर नए लीडर्स को तैयार कर रहा है। पैसा एक थीम से निकलकर दूसरी थीम में जा रहा है, और ये जो ऊपर से दिख रही अराजकता है, यही वो क्षण है, यही वो मोड़ है जहां अगले बुल मार्केट के सबसे बड़े अवसर छिपे होते हैं, अगर ये पता हो कि कहां और कैसे देखना है। अब हम जानते हैं कि बाजार रैंडम नहीं है। हम जानते हैं कि पैसा सेक्टर्स में घूमता है और क्यों घूमता है। हम स्मार्ट मनी और रिटेल निवेशक के बीच के खेल को भी समझते हैं, और अब हमारे पास फ्लो को पढ़ने के लिए एक 3 स्तंभों वाला टूल किट भी है।
लेकिन असली मिलियन डॉलर का सवाल अभी भी बाकी है। अब जब ये पता है कि पैसा कहाँ बहता है, तो अगले मजबूत सेक्टर की पहचान उस बड़े ब्रेकआउट के होने से पहले कैसे की जाए? उस एक्यूमुलेशन फेज में कैसे प्रवेश किया जा सकता है जब स्मार्ट मनी चुपचाप माल जमा कर रहा होता है और दुनिया को खबर तक नहीं होती? ये अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है और यही हमारे अगले विश्लेषण का विषय होगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असल में खेल तो अब शुरू हुआ है।